नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 30 दिसंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की समीक्षा की जाएगी और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्नों की उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। बायजूस आईएएस की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रशीश कुमार सर के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। और इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि समाचार पत्र का अध्ययन किस तरह से किया जाए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए। आप सभी जानते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से हम देश विदेश, राजनीतिक, आर्थिक, इसी के साथ साथ समसामयिकी के अलग अलग जो आयाम हैं उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस जानकारी का उपयोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए किस तरह से करना है, वो जानकारी आप इस वर्कशॉप में प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्कशॉप के माध्यम से रशीश कुमार सर के माध्यम से आपको यह मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि किस तरह से कम समय में अधिक से अधिक तथ्यों को आप समाचार पत्र से प्राप्त कर पाएं और अपनी सिविल सेवा की तैयारी में अधिकतम उसका उपयोग कर पाएं। इस वर्कशॉप का आयोजन आगामी 2 जनवरी 2022 को किया जा रहा है, शाम को 4 बजे, और 1 घंटे का यह वर्कशॉप होगा। इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। इस रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर लिंक में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप स्वयं के साथ साथ अपने मित्रों को भी बताएं जो सिविल सेवा की तैयारी में संलग्न है। आज की अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सत्र के विषय देख लेते हैं। यहाँ पर पहला हमारा विषय होगा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में समस्या। इसके संबंध में प्रमुख रूप से यह एक आर्थिक परियोजना है, लेकिन जिस तरह से यह भू राजनीतिक समस्या के रूप में बदल रही है, इसका महत्व तो बढ़ता जा रहा है। हमारा दूसरा विषय है सीरिया पर इजराइल के हमले। इसका देखेंगे कि पश्चिमी एशिया की शांति पर किस रूप में प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, आधार लिंकिंग का दक्षता मिथक। यहाँ पर हमारे वोटर आईडी और आधार लिंक की बात की जा रही है। इसके संबंध में हम देखेंगे कि आधार लिंकिंग का अलग अलग रूप में लाभ कैसा है और उसमें क्या समस्याएं हैं। चौथे और पांचवें विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से इन दोनों हमने विषयों को चुना है। चौथा अगर हम विषय देखें तो सितंबर तक बैंक का जो जीएनपीए है वो बढ़कर 9.5% हो सकता है। और पांचवा और अंतिम विषय होगा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। और अंत में हमारी इस चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के संबंध में जो प्रमुख प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं, ए विफ ऑफ ट्रबल इन द नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। यह आलेख प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रमुख रूप से यह एक आर्थिक परियोजना के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में एक भू राजनीतिक समस्या के रूप में यह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्रारंभिक रूप में देखें तो ये जो नॉर्ड स्ट्रीम परियोजना है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजनाएं हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पहले से एक पाइपलाइन परियोजना है जिसके माध्यम से प्रमुख रूप से रूस से जर्मनी के बीच में प्राकृतिक गैस की एक तरह से आपूर्ति होती थी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की अगर हम बात करें तो यह 2015 से निर्माण होने वाली एक नई पाइपलाइन है जो इसी के समानांतर है, और ये भी रूस से जर्मनी के बीच में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। रूस के द्वारा जो भी प्राकृतिक गैस यूरोप में सप्लाई की जाती है, अगर हम यहाँ पर जर्मनी का उदाहरण ले लें तो प्रमुख रूप से यूरोपीय देशों से यह पाइपलाइन गुजरती है। जिन देशों से यह पाइपलाइन गुजरती है उनको ट्रांजिट फी या ट्रांजिट शुल्क मिलता है। इस परियोजना के माध्यम से रूस ने यूक्रेन और अन्य जो यूरोपीय देश हैं वहां से पारगमन को बचाया है, मतलब वहां से पाइपलाइन नहीं जा रही है और ये बाल्टिक सागर के माध्यम से जा रही है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को प्रमुख रूप से रूस के शहर उस्तालुगा से बाल्टिक सागर के नीचे नीचे जर्मन शहर लुब्मिन तक एक तरह से प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए उपयोग किया गया है। ध्यान रखें, उस्तालुगा से लेकर ये ग्रीफ्सवॉल्ड तक बनाई गई है और ग्रीफ्सवॉल्ड के पास ही लुब्मिन शहर है जहां तक प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाएगी। तो जो यूरोपीय देश हैं, खासतौर से अगर हम यूक्रेन की बात करें, वहां से पाइपलाइन को नहीं गुजारा गया है, क्योंकि अगर यहां से पाइपलाइन गुजरती तो ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता जो इन देशों को लाभ हो सकता था। यहां पर आरोप है कि रूस ने जानबूझकर इस पाइपलाइन के माध्यम से यूरोपीय देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें यूक्रेन की, इसी के साथ साथ यूक्रेन का आरोप है कि रूस इस परियोजना को एक भू राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करेगा, क्योंकि अगर इस तरह की परियोजनाएं रूस बनाता है जहां से प्राकृतिक गैस यूरोपीय देशों के माध्यम से न जाकर समुद्री मार्ग से जाएगी, तो वो यूरोपीय देश पर एक तरह से रूस की निर्भरता बढ़ाएगी।
और ऐसी स्थिति में यूरोपीय देश रूस के किसी भी गलत कदम का विरोध नहीं कर पाएंगे। इस तरह के यूक्रेन के आरोप हैं। इसमें प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और नीदरलैंड को अगर हम छोड़ दें तो वो भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यूरोप के साथ में रूस के जो संबंध हैं उसमें रूस काफी ताकतवर हो जाएगा अगर इस तरह की परियोजना अंतिम रूप में लागू होती है। यूरोपीय देशों की चिंता का प्रमुख रूप से विषय यही है कि जब हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे तो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर रूस ज्यादा सशक्त हो जाएगा और यूरोपीय देशों में एक तरह से जो स्थितियां हैं वो थोड़ी कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि जो भी पाइपलाइन का भाग है वो यूरोपीय देशों से नहीं जा रहा है। यानी रूस अगर चाहे तो ये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बंद करके यूरोपीय देशों को अपने अनुसार निर्णय करने के लिए विवश कर सकता है। तो यह यूरोपीय देशों की एक तरह से जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर गलत प्रभाव डालेगी। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि रूस इसके माध्यम से यूरोपीय देशों की सुरक्षा और यूरोप में जो संस्थाएं काम कर रही है उनके जो लोकतांत्रिक एक तरह से मूल्य हैं उनको कमजोर करने या उनके जो लचीलेपन है उनकी स्थिति को कमजोर करने का प्रयास भी कर सकता है। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के कई देश ये मानते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को रूस के द्वारा एक राजनीतिक हथियार के रूप में यूरोपीय देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 2015 में परियोजना शुरू हुई थी। रूस की अगर मुख्य ऊर्जा कंपनी की बात करें गजप्रॉम, उसने परियोजना का जो संचालन है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 से प्राप्त कर लिया, क्योंकि गजप्रॉम ने एक तरह से नॉर्ड स्ट्रीम 2 का स्वामित्व प्राप्त किया था। नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना के संचालित होने के बाद ये माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो पहले से संचालित है उसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी और यह ध्यान रखें 2011-12 से संचालित है। माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 में जो लागत है वो लगभग 11 अरब यूरो की है। इस परियोजना में 1225 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का पूरा तंत्र बिछाया जाएगा। 2019 के अंत में अगर हम देखें तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना को लेकर विवाद प्रमुख रूप से सामने आया जब अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए और उस कानून के माध्यम से यह कहा गया था कि कोई भी ऐसी कंपनी यूरोपीय संघ की जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को पूरा करने में कार्य करेगी उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। यह एक प्रयास किया गया था जिससे नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना आगे न बढ़ पाए। अमेरिका के इन प्रतिबंधों का प्रमुख कारण यह था कि अगर इस तरह से नॉर्ड स्ट्रीम 2 के माध्यम से रूस जर्मनी को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा तो यूरोप की जो ऊर्जा आपूर्ति है उस पर रूस का प्रभाव बढ़ जाएगा। अमेरिका यूरोप को तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG इसकी आपूर्ति करने के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। लेकिन अगर रूस के द्वारा बाल्टिक सागर के नीचे से इस तरह से पाइपलाइन के माध्यम से जर्मनी और अन्य देशों को यूरोप में प्राकृतिक गैस आपूर्ति की जाएगी तो अमेरिका के लिए जो यूरोप का बाजार है वो कमजोर हो सकता है। तो ये बड़ा कारण माना गया था जो भी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के समय में प्रतिबंध बनाए गए थे। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की जो स्थिति है वो डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में लगभग विपरीत है। मई 2021 में बिडेन प्रशासन के द्वारा प्रमुख रूप से पाइपलाइन के निर्माण में जो कंपनी शामिल है नॉर्ड स्ट्रीम 2 AG उसको राष्ट्रीय सुरक्षा छूट जारी कर दी, यानी उसके द्वारा कार्य किया जा सकता है जो प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप के समय में लगे हुए थे। इसी के बाद अगर हम देखें तो जुलाई 2021 में अमेरिका और जर्मनी के बीच में एक समझौता हस्ताक्षर किया गया और उसके माध्यम से यह कहा गया कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है इसको पूरा करने के लिए अनुमति अमेरिका देगा, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। यहाँ पर शर्त यह रखी गई कि यूक्रेन में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और साथ साथ पूरे यूरोप में स्थायी ऊर्जा में लगभग 200 मिलियन यूरो का जो निवेश है वो जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। इस समझौते के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की जो स्थितियां हैं वो मजबूत हुई और माना गया कि अमेरिका अपना विरोध यहां पर कम करेगा। यहां पर अगर हम जर्मनी का पक्ष देखें आर्थिक रूप में तो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक दुविधा की स्थिति जर्मनी में बनती है। अगर हम 2015 के आंकड़े देखें तो हम जर्मनी की स्थिति को समझ सकते हैं। जर्मनी रूस से लगभग 40% प्राकृतिक गैस आयात करता है। इसके बाद नीदरलैंड से 29%, नॉर्वे से 34% और जर्मनी के पास अपने जो गैस के क्षेत्र हैं उससे केवल 10% आपूर्ति हो पाती है। यानी प्रमुख रूप से वो रूस के जो आयात हैं उस पर निर्भर करता है। जर्मनी में अगर हम ऊर्जा का वितरण देखें तो 1/4 जो ऊर्जा है वो कोयले से अभी भी आती है और अंतर्राष्ट्रीय रूप में जलवायु परिवर्तन के लिए जिस तरह से जर्मनी के द्वारा भी काम किया जा रहा है वहां पर कोयले का जो उपयोग है वो धीरे धीरे घटेगा। इसी के साथ साथ 1/4 जो ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, 16% प्राकृतिक गैस से और लगभग 11% परमाणु ऊर्जा से।
नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर जो विवाद है वो ऐसे समय में आया है जब जर्मनी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देगा और अपने यहाँ परमाणु ऊर्जा और कोयले से जो बिजली प्राप्त करने की स्थिति है उसको लगभग लगभग समाप्त कर देगा। आप ध्यान रखें, अगर ये दोनों स्रोत जर्मनी के द्वारा समाप्त किए जाते हैं तो लगभग 25% जो कोयले से आ रहा है, और अगर हम परमाणु की बात करें लगभग 11%, यानी 36% जर्मनी की जो ऊर्जा है उसके साधन समाप्त होंगे। यानी इसके विकल्प के रूप में प्राकृतिक गैस हो सकता है जब तक नवीकरणीय ऊर्जा को सही रूप में विकसित नहीं किया जाता है। इसीलिए जर्मनी प्राकृतिक गैस की बड़े पैमाने पर जो आपूर्ति है वो करने के लिए प्रयास कर रहा है। जर्मनी के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले और साथ साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जब बंद किए जाएंगे तो उनकी ऊर्जा आवश्यकता के लिए जो सप्लाई है उसमें बड़ा अंतर आएगा। उसको पूरा कैसे किया जाए जब तक बड़े पैमाने पर हम नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते हैं। तो जर्मनी का यहाँ पर मानना यह था कि उसके द्वारा कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से गैस प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ एलएनजी टर्मिनल बनाए जाएंगे, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी है जहां पर जर्मनी रूस के माध्यम से प्रमुख रूप से प्राकृतिक गैस का आयात कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक तथ्य और सामने आता है कि वर्तमान में अगर हम यूरोप में ऊर्जा की कीमतें देखें जो अलग अलग साधन के रूप में उपयोग की जाती हैं, 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। और इसके लिए प्रमुख रूप से रूस को दोषी ठहराया जाता है क्योंकि माना जाता है गैस की जो आपूर्ति है उसमें रूस ने कुछ कमी की है। अब इस कमी के कारण एक तरह से वहां पर जो ऊर्जा की कीमतें हैं उसमें लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ ये माना जा रहा है कि रूस के द्वारा यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस की कमी की गई है यूरोप को आपूर्ति में, इसका उद्देश्य ये है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन है इसको यूरोपीय संघ के जो बाजार नियामक हैं जिनके द्वारा इसको मंजूरी दी जानी है वो इसकी मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करें, जिससे कि रूस से जर्मनी के बीच में प्राकृतिक गैस की जो आपूर्ति है उसको तेजी से एक तरह से पूरा किया जा सके। यहाँ पर रूस के द्वारा यूरोप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को कम करके उसके मूल्य को बढ़ाया गया है और ये एक तरह से रूस के द्वारा कठोर नीति अपनाई गई है। इसीलिए अमेरिका और यूरोप के देश मानते हैं कि जितना ज़्यादा रूस पर निर्भरता यूरोपीय देशों की प्राकृतिक गैस के लिए बढ़ेगी उसके द्वारा इस तरह के जो कार्य हैं वो और किए जाएंगे और ये यूरोपीय संघ की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना को लेकर जर्मनी एक तरह से पूर्ण रूप से अभी रूस के साथ में है, लेकिन उसके द्वारा अमेरिका और यूरोपीय देशों का जो दबाव है उसके कारण प्रमुख रूप से उसने नवंबर में एक फैसला लिया। प्रमुख रूप से जर्मनी में जो नेटवर्क रेगुलेटर है प्राकृतिक गैस के अगर हम संबंध में बात करें, बुंडेसनेंजेनटूर, उसने एक तरह से नॉर्ड स्ट्रीम 2 के लिए जो प्रमाणन की प्रक्रिया उसको निलंबित कर दिया। जर्मनी की इस नियामक संस्था का मानना है कि किसी भी कंपनी को जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को संचालित करेगी उसको तभी एक तरह से मान्यता दी जाएगी जब वो जर्मन के कानून के अंतर्गत उसका गठन किया गया है। लेकिन अगर हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 एजी की बात करें जो गजप्रॉम के द्वारा एक तरह से अधिकृत की गई है, इस कंपनी का पूर्ण रूप से कानूनी परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी जर्मन कानून के माध्यम से ये वहां निर्मित नहीं है। केवल एक सहायक कंपनी की स्थापना करके पाइपलाइन का जो कार्य है जो जर्मनी में हो रहा है उसको संचालित किया जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि जर्मनी ने भी यूरोप और अमेरिका के दबाव में आते हुए इस परियोजना को लेकर प्रमाणन की जो स्थिति है उसमें कुछ समस्याएं पैदा की हैं। तो यह दिखाता है कि रूस पर एक दबाव बनाने की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। ये अगर हम देखें तो आर्थिक और सामरिक स्थिति यूरोप अपनी मजबूत रखना चाहता है, वो पूर्ण रूप से अपने आप को रूस के दबाव में नहीं लाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना को रूस के लिए भू राजनीतिक अस्त्र के रूप में देखें तो इसके दो प्रमुख कारण यहाँ पर माने जाते हैं। सबसे पहला है नाटो के संबंध में और दूसरा अगर हम देखें यूक्रेन के संबंध में। पहला यहाँ पर हम नाटो के संबंध में देखते हैं। आप ध्यान रखें, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप ध्यान रखें शीत युद्ध में बनाया गया एक संगठन है जिसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ये था कि अमेरिका के एक तरह से जो सहयोगी देश हैं प्रमुख रूप से यूरोप में, उनको रूस की तरफ से किसी भी तरह की अगर आक्रामक कार्यवाही है तो उससे एक तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। और बड़ी संख्या में यूरोप के देशों ने नाटो में अपनी सदस्यता ग्रहण की है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। रूस का प्रमुख रूप से यह मानना है कि नाटो प्रमुख रूप से अपना जो विस्तार है वो पूर्व की ओर कर रहा है, उसको वो रोके। वर्तमान में अगर हम नाटो की बात करें तो उसका विस्तार रूस के पड़ोसी देशों तक हो चुका है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं एस्टोनिया,
लाटविया, लिथुआनिया, जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है, ये तीनों नाटो में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें पोलैंड की, या हम बात करें स्लोवाकिया की, या बात करें रोमानिया की, हंगरी की, तो ये जितने देश हैं प्रमुख रूप से ये पूर्वी यूरोप के देश हैं जो एक तरह से रूस के बहुत करीब हैं। तो रूस का एक तरह से नाटो से यह कहना है कि आप अपनी सदस्यता का जो विस्तार है वो पूर्व की ओर ना करें। भविष्य में माना जा रहा है कि नाटो यूक्रेन और जॉर्जिया, जो एक तरह से रूस के साथ विरोध की स्थिति में है, इनको भी नाटो में शामिल किया जाएगा। तो रूस प्रमुख रूप से अपनी नीति इस रूप में बना रहा है कि नाटो का जो विस्तार है वो पूर्वी एक तरह से भागों में ज्यादा ना हो पाए। रूस के द्वारा यह भी कहा गया है कि नाटो के द्वारा प्रमुख रूप से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और अगर हम बात करें चौथा देश पोलैंड, इन 4 देशों में अपनी सेनाओं के कुछ भाग रखे गए हैं जो किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। रूस का कहना है कि इस तरह की जो आक्रामक सेना की यहाँ पर तैनाती है नाटो के द्वारा वो वापस ली जाए। इसी के साथ साथ रूस के द्वारा ये भी मांग है कि रोमानिया, यानी ये 7वें नंबर पर जो देश हैं, और साथ साथ चौथे पर पोलैंड, इन दोनों देशों में जो भी मिसाइल की तैनाती है, उन मिसाइल की तैनाती की जो परियोजना है उसको एक तरह से रोका जाए। नाटो के विस्तार को पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ने से रोककर रूस अपनी एक तरह से भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत रखना चाहता है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना भी एक हथियार के रूप में रूस के द्वारा प्रयोग की जा रही है। दूसरा अगर हम यहाँ पर प्रमुख भाग देखें तो यूक्रेन के संदर्भ में आप ध्यान रखें, जब हम यूक्रेन की बात करें तो अभी नवंबर के आंकड़े अगर हम देखें तो यूक्रेन के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर प्रमुख रूप से रूसी सेना का जो जमावड़ा है वो बढ़ा है। अगर हम यहाँ पर येलेना, पोगोनोवा, सोलोती, बैक्शीसराय और नोबेजेरोनो, इन अगर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर रूसी सेना बढ़ी है। और इस तरह के जो आंकड़े हैं वो सैटेलाइट के इमेज से भी सामने आए हैं। ये सिद्ध करता है और इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि रूस जल्द यूक्रेन पर हमला कर सकता है। आप ध्यान रखें 2014 में रूस क्रीमिया के क्षेत्र पर पहले ही नियंत्रण कर चुका है। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें यूक्रेन के 2 क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन क्षेत्रों में एक तरह से जो भी यहाँ पर चरमपंथी हैं, अलगाववादी जो समूह हैं वो रूस के साथ में हैं। और रूस एक तरह से यहाँ के जो चरमपंथी समूह हैं उनका समर्थन करके इन क्षेत्रों को एक तरह से आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से रूस की भाषा और संस्कृति का अधिक प्रभाव है। और इसी स्थिति को एक तरह से यूक्रेन रोकना चाहता है। तो यहाँ पर सेना का जो जमावड़ा है वो भी इसी कार्रवाई के लिए एक तरह से माना जा रहा है। यहाँ पर रूस का यह आरोप है कि पूर्वी यूक्रेन के भाग में यूक्रेन की सेना ने अपना जमावड़ा बढ़ाया है और इसीलिए जवाबी कार्रवाई में रूसी सेनाओं ने अपना जमावड़ा आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाया है, क्योंकि जो रूस के समर्थक एक तरह से क्षेत्र हैं जो यूक्रेन में चरमपंथी हैं, उससे अलग होना चाहते हैं, वहां पर रूस अपना समर्थन बनाए हुए हैं। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से रूस के तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है उसको भी एक तरह से हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस परियोजना को रोका जाए, क्योंकि अगर परियोजना रुकती है तो रूस के जो आर्थिक हित है उनको नुकसान पहुंचेगा। आप ध्यान रखें कि यूक्रेन के ये जो क्षेत्र हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, यहाँ पर जो भी एक तरह से चरमपंथी अलगाववादी समूह हैं उनको समर्थन देने और वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य करने के लिए 2015 में प्रमुख रूप से यूक्रेन और रूस की तरफ से एक समझौता हुआ था जिसको मिन्स्क शांति समझौता कहा जाता है। और इसमें यह कहा गया था कि जो अलगाववादी क्षेत्र हैं यानी डोनेट्स्क और लुहांस्क, वहाँ पर एक तरह से स्वतंत्र रूप से निगरानी कराते हुए चुनाव कराए जाएंगे और वहां के लोगों को एक तरह से अपने निर्णय करने के अधिकार मिल पाए। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई है। तो रूस का कहना है कि जो समझौता मिन्स्क किया गया था 2015 में उसका यूक्रेन के द्वारा पालन नहीं किया गया है और रूस की भाषा संस्कृति के जो प्रमुख लोग यहाँ पर हैं वो उनका प्रमुख रूप से समर्थन करता है और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो रूस वहां पर एक तरह से उपस्थित है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक आर्थिक परियोजना जरूर है, लेकिन वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या नाटो हो या यूक्रेन हो, वो उसका एक सामरिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं और रूस के द्वारा भी अपनी भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 का प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है। आज के अपने दूसरे आलेख को हम देखते हैं फार फ्रॉम ओवर। और प्रमुख रूप से अगर हम यहाँ पर देखें तो इजराइल के द्वारा सीरिया के क्षेत्रों में जो मिसाइल हमले किए गए हैं उसी के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा की जा रही है और माना जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में जो शांति की स्थिति है उसमें कुछ एक तरह से विराम लग सकता है। वर्तमान समय में अगर हम सीरिया की बात करें प्रमुख रूप से तो वहां पर जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उन्होंने रूस और ईरान की मदद से प्रमुख रूप से जो भी उनके खोए हुए क्षेत्र थे जहां पर विरोधी समूहों का कब्जा था उस पर लगभग नियंत्रण पा लिया है। वर्तमान में अगर हम देखें तो इदलिब को छोड़कर
पर प्रमुख रूप से जो क्षेत्र हैं वो सीरिया सरकार के नियंत्रण में आ चुके हैं। तो ये स्थिति एक तरह से जब बनी हुई है तो माना जा रहा है कि सीरिया में स्थितियां लगभग बशर अल असद के नियंत्रण में हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि यहां पर ईरान की सीरिया में भूमिका बढ़ी हुई है और इसका एक तरह से इजराइल हमेशा विरोध करता है। ईरान के लिए आप ध्यान रखें, पश्चिमी एशिया में वह प्रमुख सिया देश है और उसके द्वारा लेबनान और सीरिया में जो भी सिया समूह है उनको बड़े पैमाने पर समर्थन दिया जाता है। इसी कड़ी में आप ध्यान रखें, लेबनान में एक प्रमुख सिया समूह है हिजबुल्लाह, उसका ईरान के द्वारा प्रमुख रूप से समर्थन किया जाता है और उनको अलग अलग प्रकार से वो मदद भी उपलब्ध कराते हैं। इजराइल इसका विरोध करता है क्योंकि हिजबुल्लाह के द्वारा कभी कभी इजराइल के खिलाफ भी हमले किए गए हैं। तो यहाँ पर इजराइल ईरान को पश्चिमी एशिया में सशक्त नहीं देख सकता है और जिस तरह से सीरिया में स्थितियां हैं जहां पर रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद फिर से मजबूत हो गए हैं, माना जा रहा है कि ईरान की स्थिति वर्तमान में सीरिया में बहुत मजबूत है और इसी का एक तरह से इजराइल के द्वारा प्रमुख रूप से विरोध है। इजराइल की तरफ से अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो सीरिया का एक बड़ा क्षेत्र है गोलान हाइट्स, इस पर अभी वर्तमान में इजराइल का प्रमुख रूप से नियंत्रण है। अगर हम ये देखें, ये इजराइल का नियंत्रण वाला भाग है और ये एक सीमा का क्षेत्र है। तो इस गोलान हाइट्स का जो क्षेत्र है जहां पर वर्तमान में इजराइल का नियंत्रण है, इजराइल का यह मानना है कि सीरिया के क्षेत्र में अगर ईरान का प्रभाव बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में जो गोलान हाइट्स का उसका क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा खतरे हो सकते हैं। इसीलिए उसके द्वारा सीरिया के क्षेत्रों पर हमला करके ईरान को एक तरह से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में अगर हम सीरिया में रूस की स्थिति को देखें तो रूस सीरिया में प्राथमिक रूप से यह ध्यान दे रहा था कि असद की जो शासन व्यवस्था है वो स्थापित रहे और वो वहां पर सत्ता से बाहर ना हो पाए और वो स्थिति बनी हुई है। और रूस के जो भी सैनिक सीरिया में हैं या रूस के जो भी एसेट हैं सीरिया में वो सुरक्षित रहें, इस पर रूस का प्रमुख रूप से ध्यान था। पश्चिमी एशिया में ईरान और इजराइल के बीच में जो विरोध की स्थिति है उसमें रूस के द्वारा बहुत दखल नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण से इजराइल एक तरह से उत्साहित है और उसने ईरान और हिजबुल्लाह अभी हमने बात करी लेबनान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरिया में जो भी ईरान की तरफ से मदद दी जा रही है जिन लोगों को, जिन समूहों को, उनके ऊपर एक तरह से इजराइल का हमला है। इसी के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वहां पर भी ईरान के द्वारा समर्थन दिया जाता है और उनको सप्लाई दी जाती है हथियार की या अन्य प्रकार की आपूर्ति। तो इस तरह की जो शिपमेंट है उस पर भी इजराइल के द्वारा हमला किया जाता है। वर्तमान में ईरान के द्वारा हिजबुल्लाह को अपनी आपूर्ति भेजने और सीरिया में अपनी आपूर्ति भेजने के लिए जो शिपमेंट हैं उन पर प्रमुख रूप से लक्ष्य बनाकर इजराइल के द्वारा लताकिया पर जो मिसाइल हमला है वो किया गया है। इजराइल के द्वारा सीरिया के क्षेत्रों पर जो भी मिसाइल हमले किए गए हैं, प्रमुख रूप से हमने लताकिया पर जो हमला हुआ है उसकी बात करी। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इजराइल की वर्तमान में जो नीति है उसमें दो प्रमुख समस्याएं दिख रही हैं। पहली समस्या ये है कि अगर सीरिया पर इस तरह से जो हमले होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखें सीरिया एक संप्रभुता प्राप्त देश है और उसके ऊपर इस तरह से जो हमला है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और इजराइल पर इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहे हैं और वर्तमान में उसका ये जो हमला है वो एक गलत मिसाल को कहीं ना कहीं कायम कर रहा है। तो भविष्य में इस तरह की जो स्थितियां हैं, अगर इजराइल आगे भी इस तरह के सीरिया पर हमले करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा विरोध हो सकता है और पश्चिमी एशिया में स्थितियां अनियंत्रित हो सकती हैं। दूसरा प्रमुख रूप से जो विवाद यहाँ पर उभर सकता है वो ये है कि सीरिया में जो भी गृह युद्ध की स्थिति है उसके कारण उसको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अगर इजराइल के द्वारा ईरान में जो सीरिया का प्रभाव है उसके कारण सीरिया के क्षेत्रों पर हमला किया जाता है तो यह इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष के एक नए मोर्चे के रूप में सीरिया को प्रारंभ कर देगा। हम ध्यान रखें कि पश्चिमी एशिया में इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ जो हमला है यह नए रूप में नहीं है। पहले भी अगर हम देखें तो ईरान के अंदर अलग अलग प्रकार की तोड़फोड़ की गतिविधियां, वहां के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनकी हत्या, इस तरह के आरोप इजराइल पर लगते रहे हैं जो ईरान में किए गए हैं। इजराइल की इन कार्रवाइयों के जवाब में ईरान ने प्रमुख रूप से फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर में इजराइल से जुड़े हुए जो भी जहाज थे उन पर हमले किए हैं और प्रमुख रूप से जो भी सिया विद्रोही समूह हैं वो चाहे सीरिया में हो या लेबनान में जैसे हिजबुल्लाह हो, उनको अपना समर्थन हमेशा बढ़ाया है। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो विवाद की स्थितियां हैं वो लगातार बनी हैं। इजराइल के द्वारा सीरिया के लताकिया क्षेत्र पर यह जो हमला हुआ है इसके बाद माना जा रहा है कि ईरान का परमाणु समझौता जो एक तरह से 2018 के बाद से निष्क्रिय पड़ा हुआ है उसको पुनर्जीवित करने के जो प्रयास है उनको एक ये झटका माना जा रहा है,
क्योंकि ईरान के साथ जो परमाणु समझौता है उसको दोबारा एक तरह से वापस लाके ईरान में जो परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है उसको रोकने का जो प्रयास है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन अगर इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो ईरान अपने परमाणु समझौतों को लेकर जो वार्ताएं चल रही हैं उनसे पीछे हटेगा और अपने परमाणु कार्यक्रम को एक तरह से वो आगे बढ़ाएगा। और अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो इजराइल और ईरान के बीच में जो सैन्य संघर्ष है वो बढ़ेगा, क्योंकि इजराइल का कहना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार प्राप्त करता है तो उसको रोकने के लिए वो किसी भी तरह के विकल्प का उपयोग करेगा, यानी हमले जैसी स्थिति में भी इजराइल जा सकता है। वर्तमान स्थितियों में हम यही कह सकते हैं कि सीरिया जो गृह युद्ध के बाद लगभग एक तरह से नष्ट हो चुकी स्थिति में आ चुका है, उसका प्रयोग एक मोहरे के रूप में किया जा रहा है, वो चाहे इजराइल की बात करें या ईरान की। इजराइल अपने हितों के लिए और ईरान अपने हितों के लिए अलग अलग रूप में सीरिया का उपयोग कर रहा है। सीरिया के लिए वर्तमान समस्या ये है कि ईरान और रूस जो उसके प्रमुख समर्थक रहे हैं वो भी वर्तमान में इजराइल का जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ उसका साथ नहीं दे पाएंगे। ईरान के प्रभाव को सीरिया में बढ़ने से रोका जाए ये स्थितियां नहीं बन सकती हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से जो शिया समूह है वो ईरान के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत मानते हैं। तो ये स्थितियां भविष्य में सीरिया के लिए स्थितियों को और नाजुक बनाएंगी। इसके लिए एक ही स्थिति बनती है कि अगर ईरान के द्वारा परमाणु समझौता स्वीकार किया जाता है और अपने परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को रोका जाता है तो ऐसी स्थिति में इजराइल के जो हमले हैं वो रुक सकते हैं और पश्चिमी एशिया में शांति की जो स्थिति है उसे स्थापित करने में ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हम आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं, द एफिशिएंसी मेथड ऑफ आधार लिंकिंग। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया है जिसके माध्यम से वोटर आईडी और हमारे जो आधार नंबर है उनको एक तरह से लिंक किया जाएगा। तो इसी संबंध में आलेख में चर्चा है कि आधार को एक तरह से प्रमुख रूप से जो भी अलग अलग लाभ के लिए उत्तरदायी माना जाता है उसका सही रूप में वो लाभ अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ है। इसीलिए इस तरह का जो लिंकिंग किया जा रहा है वोटर आईडी का, इसका सही रूप में क्या लाभ होगा या नहीं होगा ये बहुत स्पष्ट नहीं है। सरकार के द्वारा वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने का जो बिल लाया गया है उसके माध्यम से कोशिश ये है कि वोटर आईडी के संबंध में जो धोखाधड़ी की स्थिति है उसको रोका जा सके और साथ साथ डुप्लीकेट या जो नकली इस प्रकार के वोटर आईडी हैं उनको भी तंत्र से हटाया जा सकेगा। आधार संख्या को प्रमुख रूप से जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम है उनमें दक्षता बढ़ाने के लिए एक सुधार के रूप में माना गया कि आधार के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों की जो दक्षता है वो बढ़ी है। आधार से जोड़ने के बाद किसी भी योजना में कल्याणकारी रूप में जो लाभ की स्थिति लोगों को मिल सकती है वो कितने स्तर तक मिली है, इसके संबंध में जो सरकार के दावे हैं उनकी भी एक तरह से जांच की जा सकती है। उसके आधार पर हम जरूर निर्णय दे सकते हैं कि आधार से अगर किसी भी तंत्र को जोड़ा जाता है तो उससे क्या लाभ मिलते हैं। प्रमुख रूप से अगर हम मनरेगा योजना की बात करें तो जो भी जॉब कार्ड होता है और जो बैंक खाते होते हैं उनको आधार के साथ प्रमुख रूप से जोड़ा गया है और माना यह जाता है कि जो आधार संख्या होती है वो आपका एक वित्तीय पता बन जाता है जिसके आधार पर जो भी मनरेगा में आपकी एक तरह से आय होती है उसका आपको भुगतान किया जाता है। यहाँ पर एक सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन किया गया है कि मनरेगा में जो भी मजदूरी है उसके भुगतान में लगातार देरी हुई है और प्रमुख रूप से आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBS की अगर हम बात करें इसमें भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने जैसी स्थिति नहीं बनती है। अगर हम यहाँ पर आंकड़े देखें तो ये जो सीधी रेखा है यह प्रमुख रूप से आधार भुगतान को दिखाती है अगर हम इसकी बात करें, और ये जो ब्लैक कलर के यहाँ पर डॉट हैं ये प्रमुख रूप से बैंक खाते के माध्यम से भुगतान को दिखाती है। और जब भी ये ब्लैक कलर के जो डॉट वाली लाइन इस लाइन के नीचे आती है, यानी अगर आप यहाँ पर देखें या इस जगह पर देखें या इस भाग में देखें तो यह दर्शाता है कि बैंक खाते से जो भुगतान है वो समय पर हो रहा है और आधार के माध्यम से जो भुगतान हो रहा है उसमें देरी हो रही है। अगर हम दोनों में एक तरह से तुलना करके देखें तो बैंक खाते के जो भुगतान है वो आधार की तुलना में तेजी से होते हैं और आधार के जो भुगतान है उनमें देरी की संभावनाएं ज्यादा हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आधार से लिंक है उसके आधार पर भुगतान तेज हो जाता है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आधार से लिंक करने की जो स्थितियां हैं उनके बड़े पैमाने पर लाभ होते ही हैं, ये हम सिद्ध रूप में नहीं कह सकते हैं। आधार से लिंक करने के लिए प्रमुख रूप से यह भी एक तथ्य दिया जाता है कि यह दक्षता को बढ़ाता है। अगर हम 2015 से 2019 के बीच के आंकड़े देखें तो जमीनी स्तर पर जो भी ब्यूरोक्रेट अधिकारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव था कि मनरेगा के जो भुगतान है उनको आधार से एक तरह से जोड़ा जाए। इन 3000 में से 57% मनरेगा श्रमिक जिनके पास जॉब कार्ड था उनके जॉब कार्ड को हटा दिया गया, क्योंकि 57% जिनको हटाया गया उनका आधार से लिंक नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि आधार से लिंक का जो लक्ष्य है
उसे प्राप्त करने के लिए मनरेगा श्रमिकों का जो जॉब कार्ड है उसी को रद्द कर दिया गया। तो ये गलत तरीके अपनाकर मनरेगा में एक तरह से आधार लिंकिंग को मजबूत किया गया है। तो ये जो कहा जा रहा है कि आधार को अगर अपनाया जाता है तो मनरेगा जैसी योजनाओं में दक्षता बढ़ी है, तो वो यहाँ पर अध्ययन के माध्यम से सिद्ध नहीं होता है। खाते के साथ आधारित जो भुगतान होते हैं उनमें अगर भुगतान विफलताएं होती हैं तो उसका सबसे आम कारण ये होता है कि खाता संख्या गलत होती है और इसे ब्लॉक कार्यालय में जाकर सही कराया जा सकता है। लेकिन अगर हम आधार के साथ में देखें, लिंक जो खाते हैं वहां पर जब भुगतान का विफलता होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि निष्क्रिय आधार यानी इनएक्टिव आधार। जब भी आधार से लिंक खाते में किसी भी तरह की भुगतान की प्रक्रिया होती है तो एक सॉफ्टवेयर मैपिंग की जाती है। अगर सॉफ्टवेयर मैपिंग विफल हो जाती है तो यह भुगतान नहीं होता है और वहां पर निष्क्रिय आधार का एक तरह से जो शब्द है वो उपयोग किया जाता है, यानी आधार इनएक्टिव है। तो यहां पर आप देखें इस तरह से जो इनएक्टिव आधार है इसमें आधार के निष्क्रिय होने का कोई भी तथ्य नहीं है। केवल भुगतान करने की जो प्रक्रिया है उसमें एनपीसीआई जो प्रमुख रूप से इसको करता है, जो वहां पर एक तरह से क्लियरिंग हाउस के रूप में काम कर रहा है भुगतान के लिए, वहां भुगतान में सॉफ्टवेयर मैपिंग विफल हो जाती है। यानी जो भी भुगतान हो रहा है उसकी मैपिंग सही रूप में एक तरह से मिलान नहीं हो पाता है और वो निष्क्रिय आधार का एक जो डाटा है वो दे देता है। निष्क्रिय आधार की अगर हम स्थिति की बात करें तो कोई भी कर्मचारी जो इस तरह के भुगतान कर रहा है, कोई भी अधिकारी जो इस तरह से आधार भुगतान को आगे संचालित करवा रहा है, उनके पास किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कि निष्क्रिय आधार अगर किसी मनरेगा श्रमिक के भुगतान में आता है तो उसको कैसे दूर किया जाए। यानी खाते के आधार पर भुगतान में गलत खाते का जो वहां पर उदाहरण दिया गया है उसको सही किया जा सकता है, लेकिन निष्क्रिय आधार का जो यहां पर डाटा आता है उसको सही करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। और ये स्थितियां प्रमुख रूप से दिखाती हैं कि मनरेगा में जो भुगतान की स्थितियां हैं वहां पर आधार को उपयोग करके उस रूप में लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गलत तरीके से जब भुगतान होते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति का जो आधार नंबर है और किसी अन्य का जो बैंक खाता है वो उससे जुड़ा होता है और भुगतान एक तरह से किसी अन्य के खाते में जमा हो जाता है। इस तरह की जो गलती है उसका सुधार कर पाना भी संभव नहीं होता है, क्योंकि डैशबोर्ड पर यानी अंतिम रूप में भुगतान की जो प्रक्रिया है वहां पर दिखाया जाता है कि लेन देन सफल रूप में हो चुका है। इसकी जांच करके सही खाते में पैसे पहुंचने चाहिए, ये स्थितियां सही रूप में नहीं हो पाती हैं, ये भी एक समस्या है। आधार को प्रमुख रूप से जारी करने वाली संस्था की अगर हम बात करें यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, इनके अनुसार प्रमुख रूप से अगर किसी व्यक्ति को आधार के संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए सुविधा केंद्र और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो शिकायतों के निवारण के लिए सुविधा केंद्र और सही रूप में शिकायतों का निवारण अंतिम रूप में हो पाए इसको लेकर कोई ऐसा तंत्र मौजूद नहीं है। साथ साथ हम यहाँ पर अध्ययन के माध्यम से ये कह सकते हैं कि 3 ऐसे प्रमुख मामले हैं जहाँ पर आधार के लिंक को लेकर समस्याएं बन रही हैं, जैसे मजदूरी का समय पर भुगतान न होना, दक्षता को लेकर जो स्थितियां हैं वो लाभ नहीं दे रही हैं और साथ साथ शिकायत समाधान की जो स्थिति है वो भी आधार में प्रमुख रूप से अगर हम मनरेगा में देखें तो सही रूप में लाभ नहीं दे रही है। मनरेगा के संबंध में अगर हम देखें तो स्वतंत्र रूप से लागत लाभ का कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया गया है। अगर ऐसा विश्लेषण नहीं है तो हम अंतिम रूप में सभी जगह आधार के उपयोग को प्रमुख रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमें कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं वहां पर प्राप्तकर्ता के रूप में, लाभार्थी के रूप में जो एक शब्द उपयोग किया जाता है वो परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी योजना में लाभार्थी की बात करते हैं तो एक तरह से यह प्रतीत होता है कि जो लाभ देने वाली संस्था है वह धर्मार्थ एक तरह से या चैरिटी के लिए कार्य कर रही है, जबकि कोई भी देश एक संवैधानिक अधिकार के रूप में लाभ एक तरह से अपने लाभार्थी को दे रहा है। तो लाभार्थी की जगह अधिकार धारक का जो शब्द है वो उपयोग किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो संवैधानिक रूप में जो अधिकार हैं वो लोगों को सुनिश्चित किए जाएंगे। अगर हमें अधिकार धारक के रूप में एक अधिकार मिलते हैं और संवैधानिक संस्था हमको यह अधिकार देती है तो हम ये भी एक तरह से पूछताछ कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी जो उपयोग की जा रही है उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी की जो स्थिति है वो मजबूत है कि नहीं, क्योंकि यह तीनों जो शब्द हैं पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का एक तरह से आधार बनते हैं और ये जब तक स्वीकार नहीं होंगे किसी भी योजना के लागू करने की जो स्थितियां हैं वो कल्याणकारी रूप में नहीं हो सकती हैं। आधार का प्रमुख रूप से उपयोग कल्याणकारी योजना का लाभ सभी तक सुनिश्चित करने के लिए किया गया। जैसा हमने मनरेगा के अध्ययन में देखा कि यहाँ पर इस तरह के जो लाभ हैं वो स्पष्ट रूप में दिख रहे हैं कि लोगों को मिले हैं या नहीं भी मिले हैं। इसी के साथ साथ इसकी जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर भी सवाल है।
जैसे हमने देखा कि आधार से लिंक जो खाते हैं वहां पर भुगतान को लेकर समस्याएं हैं और उनमें देरी भी होती है। इसी के साथ साथ बहिष्करण, यानी बड़ी संख्या में लोग जो आधार से लिंक खाते भी हैं उसके बाद भी वो भुगतान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसा हमने देखा कि मनरेगा के बहुत सारे जिनके पास जॉब कार्ड है उनका जॉब कार्ड कैंसिल कर दिया गया, कारण उनका आधार लिंक नहीं हो पाया था। तो इस तरह से जो बहिष्करण की स्थिति है वो भी आधार से मजबूत हुई है, तो वहां पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आधार से लिंक होने के कारण जिस तरह की स्थितियां हमने देखी हैं कि प्रतिकूल बन रही हैं, अगर यहां पर मतदाता पहचान पत्र को भी आधार से जोड़ा जाएगा तो प्रमुख रूप से सरकार का जो उत्तरदायित्व है वो कहीं ना कहीं ये कमजोर करेगा, क्योंकि आधार से जुड़े होने के कारण प्रमुख रूप से सरकार का जो उत्तरदायित्व है वोटर आईडी को लेकर वो स्थितियां अब आधार पर डाल दी जाएंगी। यह स्थिति एक तरह से अनुकूल नहीं है, इसीलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप ध्यान रखें, अभी आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की जो स्थिति है उसको स्वैच्छिक रखा गया है, यानी ये आवश्यक रूप में नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर ये किया जाता है तो यहाँ पर सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई लिंक किया जाएगा तो उससे सभी को लाभ की स्थितियां हों और कोई व्यक्ति इस तंत्र से बाहर न रह जाए या उसको जानबूझकर बाहर रखने जैसी प्रक्रियाएं न हो पाए। अगर ऐसी व्यवस्था सरकार बना पाती है तो वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी लाभ पहुंचाएंगी। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं। बैंक जीएनपीएस में राइज टू 9.5% बाई सितंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारा आलेख है ये। प्रमुख रूप से आरबीआई के द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई है और दिसंबर 2021 की ये जो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम वाणिज्यिक बैंकों की बात करें, उनकी जो सकल गैर निष्पादित संपत्ति है यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यहाँ पर अनुमान है कि सितंबर 2022 तक यह 9.5% तक हो सकता है। अगर हम वर्तमान सितंबर में देखें, सितंबर 2021 में, तो ये केवल 6.9% है। यानी गैर निष्पादित संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये वाणिज्यिक बैंकों का आने वाले सितंबर 2022 में बढ़ सकता है और ये वाणिज्यिक बैंकों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बात करें यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब जो आरबीआई के 1934 एक्ट के शेड्यूल 2 यानी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो इन बैंकों के लिए अगर हम देखें तो जो भी यहाँ पर सकल गैर निष्पादित संपत्ति है उसका अनुपात सितंबर 2021 में 6.9% था और माना जा रहा है कि सितंबर 2022 तक ये बढ़कर 8.1% हो सकता है और गंभीर अगर स्थितियां हो जाएं तो वहां पर यह 9.5% तक भी जा सकता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त पूंजी है, तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वो उसका सामना कर सकते हैं। यानी जो वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित नहीं है उनके लिए समस्याएं प्रमुख रूप से यहाँ पर बनेंगी। इसी के साथ साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी तनाव की स्थिति है। इनको एक तरह से जो ऋण देने की स्थितियां उन पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अगर बैंक के पास गैर निष्पादित संपत्ति बढ़ती है, एनपीए बढ़ता है, तो वो सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों को ऋण देने से पीछे हटते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जो ऋण रहते हैं उनके एनपीए बदलने की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि छोटी इकाइयां हैं और समय पर ऋण वापस नहीं कर पाती हैं। और जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम, तो ये देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार और जीडीपी में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। तो माना जा रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ कमी होती है तो देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान होगा। इसी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो रही है, चाहे हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करें या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, और इसका प्रमुख कारण लागत जन्य माना जा रहा है। यानी कॉस्ट को लेकर जो एक तरह स्थितियां हैं वो यहाँ पर अभी भी नियंत्रित नहीं है। आप ध्यान रखें, सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल पर प्रमुख रूप से जो उत्पाद शुल्क है और राज्यों के द्वारा जो वैट है वो कम किया गया है, और इसके बाद भी स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही हैं और मुद्रास्फीति लगातार बढ़ी है। और ऐसी स्थिति में अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो यहाँ पर ब्याज दरों को एक तरह से बढ़ाया जा सकता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो कंपनियों के लिए ऋण प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्थितियां अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगी। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर हम वैश्विक आर्थिक सुधारों की बात करें 2021 में, और प्रमुख रूप से दूसरी छमाही यानी जून के बाद की जो स्थितियां हैं उसमें अगर हम देखें तो कुछ समस्याएं हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो पुनरुत्थान की स्थिति है वो लगभग एक तरह से खोने की स्थिति में जा रही है। प्रमुख रूप से ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी अगर हम बात करें तो उसका प्रभाव अमेरिका और यूरोप में तेजी से बढ़ा है और इससे आपूर्ति व्यवधान की स्थिति आ रही है और साथ साथ मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो वैश्विक रूप में रिकवरी थी वो कमजोर हुई है।
भारत में अगर हम देखें तो टीकाकरण की स्थितियां हमारे यहाँ मजबूत रही हैं। महामारी में दूसरी लहर के बाद हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है वो तेजी से मजबूत हो रहा है और बैंकों का ऋण देने की जो स्थितियां उसमें भी वृद्धि हुई है। तो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत जरूर हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन का अगर प्रभाव बढ़ता है तो स्थितियां दूसरी लहर जैसी स्थितियों में जा सकती हैं। यहाँ पर आरबीआई ने गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं और शहरी जो सहकारी बैंक हैं उनको अपनी तरलता मजबूत करने के लिए कहा है। यानी जो भी उनके पास धन की स्थितियां वो मजबूत करें, जिससे वो सही रूप में काम कर पाएं, क्योंकि अगर उनके पास अपनी स्थितियां मजबूत नहीं हुई तो वो एक तरह से अर्थव्यवस्था में वो योगदान नहीं कर पाएंगी जो एक तरह से वो कर सकती हैं। क्योंकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराती हैं। शहरी सहकारी बैंकों की बात करें तो छोटे स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये भी प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। तो इनके पास जो तरलता है, जो भी धन की स्थिति है, वो मजबूत रहनी चाहिए। और साथ साथ जो भी इनके पास परिसंपत्ति है, वो चाहे नगद के रूप में हो या कहीं पर निवेश के रूप में या सोने के रूप में, और जो भी उनकी देयता है, जो उनकी लायबिलिटी है, जो उनको भुगतान करना है, उसका प्रबंधन उनको सही रूप में सुनिश्चित करना पड़ेगा। अन्यथा उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और उनके कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी। यहाँ पर भी प्रमुख रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और शहरी सहकारी बैंकों को काम करने की आवश्यकता है। आरबीआई की इसी रिपोर्ट के अगर हम एक और पक्ष को देखें, एक यहाँ दूसरे आलेख में, गवर्नमेंट में फाइंड इट हार्ड टू मीट फिस्कल डेफिसिट टारगेट, यानी भारत सरकार का राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो एक तरह से कहीं ना कहीं प्राप्त करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। आरबीआई का मानना है कि अगर हम चालू वित्तीय वर्ष की बात करें 2021-22 की, तो यहाँ पर हमारा मानना है कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसको हम 6.8% पर रोकना चाहते हैं। लेकिन सरकार की इस क्षमता पर अब आरबीआई को संदेह हो रहा है। आरबीआई अगर इस पर संदेह कर रहा है तो उसके कारण क्या है? आरबीआई का यह कहना है कि भारत सरकार ने शुद्ध कर राजस्व में 83% की एक भारी वृद्धि की है और लगभग 10.53 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। यानी अगर हम अक्टूबर 2020 की बात करें तो शुद्ध कर राजस्व 5,75,697 करोड़ था, और यही आंकड़ा अगर हम अक्टूबर 2021 में देखें तो बढ़कर 10,53,135 करोड़ हो गया। उसके बाद भी भारत सरकार के द्वारा 3.73 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की दूसरी मांगे हैं वो रखी गई हैं, यानी अलग से एक तरह से ये पैसा लिया गया है। तो राजस्व मजबूत होने के बाद भी अलग से ये जो पैसा सरकार अनुदान के रूप में प्राप्त कर रही है दूसरी पूरक मांग के रूप में, ये सरकार पर एक तरह से घाटे की स्थिति को बढ़ाएगा। बजट में कुल व्यय करने के लिए सरकार ने 34.83 लाख करोड़ रुपए रखे थे और यह जीडीपी का केवल 6.8% था। अगर हम व्यय की बात करें तो केवल 9.95% बढ़ा है, जबकि शुद्ध कर राजस्व में 83% की वृद्धि हुई है। और इसी कारण से अवसंरचना पर जो व्यय है उसमें वृद्धि हुई है। यह 16,61,454 करोड़ रुपए से बढ़कर 18,26,725 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम इसी अवधि की बात करें अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच में, अगर हम पूंजी परिव्यय की बात करें यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, इसमें 28.3% की वृद्धि हुई है और कुल व्यय एक तरह से 9.9% बढ़ा है, जैसा हमने आंकड़े में देखा। अगर हमारा पूंजीगत व्यय बढ़ता है तो यह अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बनाता है, क्योंकि राजस्व व्यय जैसे सब्सिडी की बात करें, ब्याज भुगतान की बात करें, अगर वो बढ़ता है तो वह अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर पूंजीगत व्यय होता है, जैसे मान लीजिए सरकार के द्वारा सड़कों के विकास पर, बंदरगाह के विकास पर व्यय किया गया है, तो यह पूंजीगत व्यय है, क्योंकि इससे भविष्य में आर्थिक क्रियाएं बढ़ती हैं। सरकार के द्वारा जो भी प्रमुख रूप से उधार लिया जा रहा है उसकी जो गति बढ़ रही है, उससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बजट में जो अनुमान रखा गया है सरकार के उधार का, वो एक तरह से सीमा तक रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार को जो पुनर्भुगतान करने, जो बाध्य रूप में उसको भुगतान करने ही है भविष्य में, उसके कारण माना जा रहा है कि प्रमुख रूप से जो सरकार की उधारी है वो ऊंची रह सकती है और इसके आधार पर प्रमुख रूप से जो राजकोषीय स्थिति है उसमें सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और ऐसी स्थिति में हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो सरकार का जो लक्ष्य है वहां तक रह पाएगा, इसको लेकर अभी आरबीआई संदेह में है। सरकार के जो कदम होंगे वो निर्धारित करेंगे कि ये लक्ष्य प्राप्त होगा या लक्ष्य से ज्यादा राजकोषीय घाटा बनेगा। आज की चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखते हैं और उनकी उत्तर संरचना पर भी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से संबंधित भू राजनीति का परीक्षण करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। भूमिका, नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के आर्थिक और भू राजनीतिक उद्देश्यों की चर्चा में करनी है। मुख्य भाग में
नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के विभिन्न प्रभाव क्या हो सकते हैं, रूस और अमेरिका के संबंध, रूस उक्रेन संबंध, रूस यूरोप संबंध और रूस के प्रभाव को रोकने का एक माध्यम माना जा रहा है इस पाइपलाइन को, जैसा हमने चर्चा करी है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएंगे आर्थिक परियोजना का भू राजनीति के साधन के रूप में उपयोग यूरोप में शीत युद्ध जैसी स्थिति निर्मित कर सकता है और ऐसी स्थितियां वहां पर बन रही हैं। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आधार को सरकारी परियोजना और डेटाबेस से जोड़ना कुशल शासन के लिए रामबाण माना जाता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। भूमिका, आधार के अलग अलग उपयोग और उनके प्रभाव बताना। प्रमुख रूप से मनरेगा के संबंध में जो हमने चर्चा करी है उसको आप भूमिका में बता सकते हैं। मुख्य भाग में आधार के विभिन्न उपयोग को आपको विस्तृत रूप में बताना है और उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा करनी है। वोटर आईडी से लिंक करने से लाभ या हानि की जो स्थिति हो सकती है, हम मनरेगा का जो प्रयोग है उसके जो परिणाम है उसके आधार पर यहाँ पर बता सकते हैं। निष्कर्ष में हम बताएंगे जब कल्याण में आधार का उपयोग, जिसके लिए इसका प्रमुख रूप से लक्ष्य था, अस्पष्टता, अविश्वसनीयता और बहिष्करण में डूबा हुआ है, तो हमें बहुत चिंतित होना चाहिए। अगर यह मतदाता पहचान पत्र से जुड़ेगा, यह सरकारी उत्तरदायित्व को और खोखला कर देगा। सरकार के उत्तरदायित्व को लेकर एक कमी हो सकती है। इस संदर्भ में तथ्य को आप यहाँ पर निष्कर्ष में बताकर अपने प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। यह हमारा 30 दिसंबर 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।